हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवेज की तैयारी करने वाले सभी जांबाज योद्धाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिविक्स के एक ऐसे टॉपिक को इतने मजेदार तरीके से समझने वाले हैं ना कि इससे परीक्षा में सवाल आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। संसदीय व्यवस्था। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज ये टॉपिक सीधे दिमाग में फिट होने वाला है। तो देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम सरकार के दो मॉडल्स को समझेंगे, फिर संसदीय व्यवस्था के एक एक फीचर की चीर-फाड़ करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। फिर ये जानेंगे कि भाई भारत ने इसे अपनाया ही क्यों। उसके बाद इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में क्या अंतर है वो देखेंगे और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, टॉपर्स नोट्स के साथ एक जबरदस्त वाला रिवीजन करेंगे। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव आ गया है सरकार के दो मॉडल्स। देखिए, दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं ना, वो मुख्य रूप से इन्हीं दो मॉडल्स पर चलती हैं। अब इस स्लाइड की सबसे जरूरी बात को पकड़ते हैं। देखिए, सरकार के दो मेन अंग होते हैं। एक है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करती है, और दूसरी है विधायिका, लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। अब संसदीय व्यवस्था में ये जो कार्यपालिका है ना, वो अपनी नीतियों के लिए विधायिका को जवाब देती है। इसीलिए इसे उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे अपने भारत में है। वहीं राष्ट्रपति शासन में कार्यपालिका आजाद होती है, वो जवाब नहीं देती, इसीलिए उसे गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं, जैसे अमेरिका में। अरे हाँ, एक बात और, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। चलिए अब इस पूरी व्यवस्था की नींव को समझते हैं। ये वो फीचर्स हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी सरकार का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने का टाइम आ गया है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 74। सोचिए सोचिए ये क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल है। अब इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक बताऊं। 74 में आता है 4 और राष्ट्रपति बेचारे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करें सारे। हुई ना बढ़िया ट्रिक, याद रहेगा अब। और ये रहा हमारा पहला फीचर, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। मतलब हमारे देश में दो तरह के हेड हैं। राष्ट्रपति जी जो हैं वो नामिक यानी सिर्फ नाम के हेड हैं, जिन्हें डी जूरे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, मतलब जो कानूनन प्रमुख हैं। लेकिन असली शक्ति मतलब वास्तविक या डी फैक्टो पावर वो तो प्रधानमंत्री जी के पास है, जो असल में सारे फैसले लेते हैं। और जैसा हमारी ट्रिक ने बताया, अनुच्छेद 74 साफ साफ यही कहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। दूसरा फीचर तो और भी सिंपल है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। सीधी सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें मिल गईं, वही सरकार बनाएगी। राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं। अच्छा, और अगर किसी को बहुमत ना मिले तो बनती है खिचड़ी सरकार। मेरा मतलब है गठबंधन की सरकार। अब स्क्रीन पर देखिए 75, एक और जादुई नंबर। यह है अनुच्छेद 75। इसे कैसे याद रखें? 75 में आता है 5 और मंत्रिपरिषद रहती है एक साथ, मतलब सब के सब साथ मिलकर जिम्मेदार हैं। और ये साथ रहने वाली बात ही हमें लाती है तीसरे और सबसे जरूरी फीचर पर, सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 कहता है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। मतलब बिल्कुल इस नाव की तरह, साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया ना, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए वीवीआईपी है, इसको गांठ बांध लीजिए। आगे बढ़ते हैं फीचर नंबर 4 और 5 पर। राजनीतिक एक रूपता का मतलब है कि मंत्री ज्यादातर एक ही पार्टी के होते हैं, तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा एक जैसी होती है। और दोहरी सदस्यता का मतलब है कि हर मंत्री को संसद का सदस्य यानी एमपी होना जरूरी है। अगर कोई मंत्री बनते समय एमपी नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये 6 महीने वाली बात पर स्टार मार्क कर लेना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और अब आते हैं आखिरी दो फीचर्स पर। छठा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। पीएम जो है वो सरकार, संसद और अपनी पार्टी तीनों के कैप्टन होते हैं। और 7वां है निचले सदन का विघटन। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं और नए चुनाव करवा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमने सारे फीचर्स तो देख लिए, पर क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं।
इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? पहले बात करते हैं फायदों की। पहला, विधायिका और कार्यपालिका में बढ़िया तालमेल बना रहता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही तो हिस्सा है। दूसरा, ये एक उत्तरदायी सरकार है। संसद सवाल पूछ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तीसरा, इससे तानाशाही पर रोक लगती है, क्योंकि शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होती। और चौथा, मान लीजिए सरकार गिर भी जाए तो विपक्षी दल तुरंत एक वैकल्पिक सरकार बनाने को तैयार रहता है। अब देखते हैं नुकसान। पहला, सरकार अस्थिर हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कि 5 साल चलेगी ही, कभी भी गिर सकती है, जैसे मोरारजी देसाई या चरण सिंह जी की सरकारें गिरी थीं। दूसरा, नीतियों में निरंतरता की कमी रहती है। नई सरकार आती है, पुरानी नीतियों को बदल देती है। तीसरा, ये शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है। और चौथा, इसे अकुशल व्यक्तियों की सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि मंत्री अपनी लोकप्रियता के कारण चुने जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो अपने मंत्रालय के एक्सपर्ट भी हों। अब सवाल उठता है कि भाई इतने नुकसानों के बावजूद हमारे संविधान निर्माताओं ने आखिर इसी व्यवस्था को क्यों चुना? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत कारण थे। चलिए जानते हैं। पहला कारण तो था इस व्यवस्था से जान पहचान। ब्रिटिश शासन के टाइम से ही हमें इस सिस्टम का अनुभव हो चुका था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व देना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिकी व्यवस्था में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ज्यादा है, पर ब्रिटिश व्यवस्था में उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और भारत जैसे देश को स्थायित्व से ज्यादा उत्तरदायित्व की जरूरत है। ये कोटेशन बहुत जरूरी है। तीसरा कारण था विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को रोकना, जो अक्सर अमेरिका में देखने को मिलता है। और चौथा कारण था हमारे भारतीय समाज की प्रकृति। भारत इतना विविधताओं वाला देश है और संसदीय व्यवस्था में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देना आसान हो जाता है। तो हमने ब्रिटिश मॉडल तो अपना लिया, पर क्या हूबहू कॉपी पेस्ट कर लिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में क्या मजेदार अंतर हैं। यहां से ना थोड़े मुश्किल सवाल बनते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तस्वीर देखिए, ये खुद ही सब कुछ बता रही है। सबसे बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रमुख का। ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होते हैं, यानी राजा या रानी, यानी वहां राजशाही है। जबकि भारत में राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रपति, यानी भारत एक गणतंत्र है। चलिए इस टेबल से सारे अंतर फटाफट समझ लेते हैं। पहला हम देख चुके हैं, राजशाही बनाम गणतंत्र। दूसरा, ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, वो जो कानून बना दे उसे कोई नहीं बदल सकता, पर भारत में संसद नहीं, हमारा संविधान सबसे ऊपर है। तीसरा, ब्रिटेन में पीएम को निचला सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना ही पड़ता है, पर भारत में पीएम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। और चौथा, ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट होती है जो विपक्ष बनाता है। भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। परीक्षा से ठीक एक रात पहले वाले रिवीजन के लिए ये रही आपकी टॉपर नोट्स वाली स्लाइड, एकदम अल्टीमेट समरी। ये देखिए, एक माइंड मैप में पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने है। संसदीय व्यवस्था क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, दोहरे प्रमुख, बहुमत दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके फायदे, तालमेल, उत्तरदायी सरकार। नुकसान क्या है, अस्थिर सरकार, नीतियों में अनिश्चितता। और हमने इसे क्यों अपनाया? क्योंकि हम इससे परिचित थे और हमें उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देनी थी। जल्दी से फटाफट इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए इस विश्लेषण को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल यह है कि क्या आज के समय में भारत को राष्ट्रपति शासन अपना लेना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1975 में स्वर्ण सिंह समिति ने इस विचार को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद है कि संसदीय व्यवस्था का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और मजेदार और काम के विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।